जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार स्टेनो एसआई की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा चलेगा। इससे पहले साथियों आपका एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और अगर आपका वो प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो इसके लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। इस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 को कवर कर सकते हैं और दोनों क्लास यानी प्रैक्टिस सेट 1 और आज ये प्रैक्टिस सेट 2 खत्म होने के बाद दोनों क्लास का जो पीडीएफ है वो आंसर के साथ जो बिहार स्टेनो एसआई का बैच है इसमें हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और ओपन करने के बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा बिहार स्टेनो एसआई के लिए नया बैच। ठीक है, अभी इस बैच में ऑफर चल रहा है तो आप लोग देर मत कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है और यहाँ से तैयारी भी कर रहे हैं। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा तो आप लोग नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? पक्षियों से, कोशिका रचना से, जीव और पर्यावरण के मध्य संबंध से या फिर डी उत्तक से। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। अच्छा, पारिस्थितिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोलॉजी। क्या बोला जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। तो ये किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है जीव और पर्यावरण के मध्य जो संबंध है उसी से संबंधित है पारिस्थितिकी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जीव और पर्यावरण के मध्य जो संबंध है उसी से संबंधित है पारिस्थितिकी। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। बी ऑप्शन में है कोशिका। तो कोशिका बोले तो सेल। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कोशिका की खोज किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। लेकिन कोशिका के सिद्धांत को किसने दिया था? तो स्लाइडन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका की बात करें तो इसके अंदर होता है क्या? केंद्रक। और इस केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्रक की खोज किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? और साथियों, अगर आप लोग सच में बिहार एसआई स्टेनो की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग डेली क्लास कीजिए। आपका क्लास का समय रहेगा शाम 6 बजे। इसमें आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट मिलेगा यानी जीके, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब मिक्स मिलेगा आपको 6 बजे। और एक क्लास है 7:30 बजे। इसमें आपको स्पेशल साइंस का क्लास मिलेगा। ऑलरेडी इसमें साइंस का 10 से 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका छूटा हुआ है तो उसी बैच में आपको जो हमने पीछे बैच बताया सब आपको क्लास मिल जाएगा, प्लस उसका पीडीएफ और नोट्स, टोटल चीज़ आपको मिल जाएगा बैच में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या बोला गया है? पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम। तो पृथ्वी 2 तरह से चक्कर लगाता है। एक तो अपने अक्ष पर स्वयं घूमती है और दूसरा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है उसका परिणाम क्या है? तो ये कोरियोलिसिस बल के कारण ऐसा होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी की अगर हम बात कर ले, ये मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य से पूछा जाता है कि दूरी के क्रम में पृथ्वी कौन से स्थान पर आता है? तो पहला स्थान पर बुध आता है, दूसरा शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के क्रम में अपना पृथ्वी जो है तीसरे स्थान पर आता है और ग्रहों के आकार के क्रम में अपना पृथ्वी वो 5वें स्थान पर आता है। अच्छा, आकार में सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति है, दूसरा बड़ा ग्रह पूछे तो शनि है। ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा। भारत में प्रवाल वृद्धि कहाँ पर मिलती है? बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? और प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे वो पूरा हम आपको नोट्स में लिख कर देते हैं। ठीक है, टोटल आपका 13 नोट्स अपलोड हो चुका है बैच में। आज आपका 14 नंबर नोट्स अपलोड हो जाएगा। तो भारत में प्रवाल वृद्धि यानी कि कोरल रिफ्स की बात करें, ये कहाँ पर मिलती है? तो रामेश्वरम।
कहाँ पर मिलती है? रामेश्वरम। देखिए भारत में जो प्रवाल भित्ति की संरचना है कहाँ कहाँ पर मिलती है आपको बता देते हैं। मन्नार की खाड़ी, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनिए। मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्लस लक्षद्वीप, इन सभी जगहों पर क्या मिलता है? प्रवाल भित्ति, ठीक है। और तमिलनाडु तट पर भी प्रवाल भित्तियाँ रामेश्वरम के निकट पाक खाड़ी में पाई जाती है। तो ऑप्शन में रामेश्वरम है, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रामेश्वरम। यानी कि तमिलनाडु तट पर प्रवाल भित्ति जो है रामेश्वरम के निकट पाक खाड़ी में और मन्नार की खाड़ी दोनों में स्थित है। अगर ऑप्शन में पाक की खाड़ी मिले तो वो भी आंसर होगा, मन्नार की खाड़ी मिले वो भी आंसर होगा, लक्षद्वीप मिले वो भी आंसर होगा, ठीक है, कच्छ मिले, अंडमान निकोबार मिले, अगर ऑप्शन में ये सब मिले तो सब आपका आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में केवल यहाँ पर दिया है रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु तट पर स्थित है। और साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पीछे जो हमने आपको बिहार एसआई स्टेनो का बैच बताया, उस बैच में हमने टोटल 13 नोट्स को अपलोड कर दिया है और बिल्कुल इसी प्रकार से डेली आपको एक नोट्स दिया जाता है। तो पीछे जो हमने व्हाट्सएप नंबर लिखाया उस पर मैसेज करके आप लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको देखना है कि नोट्स किस प्रकार से दिया जाता है, तो 1-2 नोट्स आपको डेमो के लिए सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पीछे जो नंबर लिखा है उस पर मैसेज कीजिए, कोर्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं सब कुछ आपको नोट्स में लिख कर दे देते हैं, ठीक है। तो बैच में आपको शाम 6 बजे का क्लास का PDF आंसर के साथ मिल जाएगा, प्लस जो आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास चलेगा 7:30 बजे शाम में, उसका भी PDF आंसर के साथ मिल जाएगा बैच में। तो आप लोग देर मत कीजिए, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है, तो आप लोग जाकर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो अपना बिहार, ठीक है। बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना था? 1106, यानी कि 1 वर्ग स्क्वायर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं 2011 के अनुसार बिहार में। और सबसे कम पूछे कहाँ पर हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम था 2011 के अनुसार। तो यहाँ पर पूछा गया है इसके अनुसार भारत के किस राज्य का अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत अनुपात सर्वाधिक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा, मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम, ठीक है। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? अच्छा, यहाँ पे देखिए सर्वाधिक राज्य में पूछे तो मिजोरम, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बताइए संघ शासित प्रदेश जो 8 है उसमें से अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पर है? तो केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा आपका कौन सा? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, लेकिन राज्य में पूछे तो मिजोरम। दोनों आपको ध्यान रखना है। तो भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? भूटान तो होगा, म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है, जबकि श्रीलंका के साथ नहीं है, क्योंकि भारत जैसे मैप है तो श्रीलंका यहाँ पर है, बीच में पानी है, तो इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, जलीय सीमा भले हम लोग कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। अच्छा बताइए, भारत देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो ये है बांग्लादेश। ये लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ में। और सबसे कम तो आप सभी जानते हैं अफगानिस्तान है, जो कि 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत से। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ, जो कि 1947 में खींचा गया था। भारत चाइना के बीच कौन सा है? तो भारत चाइना के बीच है मैकमोहन, जो कि 1914 में खींचा गया था। डेट भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, इसका उद्गम पूछा जाता है। तो तिब्बत की बात करें, जो जिस पर अभी चाइना का अधिकार है, तो तिब्बत में एक क्या है? झील है। कौन सा झील है? मानसरोवर झील। तिब्बत में क्या है? मानसरोवर झील। तो मान लीजिए ये आपका इस प्रकार से झील है तिब्बत में, और इसी के निकट
इसी झील के निकट है आपका एक ग्लेशियर, उसका नाम क्या है? चेमायुंगडुंग। यहाँ पर लिख देते हैं चेमायुंगडुंग, यानी कि तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कौन सा ग्लेशियर है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। और इसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सांगपो। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, सांगपो। अच्छा, आप लोग बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे गंगा। लंबाई कितनी है गंगा की? तो 2525 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई कितनी है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो 1465 किलोमीटर। इसे वृद्ध गंगा भी बोला जाता है गोदावरी को, और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो वो आपका हो जाएगा कावेरी। अच्छा, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर। ये सब क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है बताइए आप लोग कमेंट करके, तो देखते हैं इसका आंसर कौन बता पाता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? अगर आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, ज्योग्राफी अलग, साइंस अलग, हिस्ट्री अलग, ठीक है, पॉलिटी अलग, तो वो आपका 7:30 बजे होगा। कब होगा? 7:30 बजे शाम में। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? केवल इन 4 राज्यों में तुलना करने पर बताना है। भौगोलिक क्षेत्रफल बताना है। तो ऐसे तो नंबर 1 पर आता है राजस्थान, लेकिन इन चारों में बताना है सबसे अधिक किसका होगा। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में सबसे अधिक होगा आंध्र प्रदेश का। किसका होगा? आंध्र प्रदेश का होगा। ठीक है, उसके बाद गुजरात का होगा, और गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश, फिर लास्ट में तमिलनाडु। अच्छा, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये बिहार का क्षेत्रफल है। और भारत का पूछे तो आप सभी जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो भी हम एक्स्ट्रा बताएंगे आपको केवल ध्यान से सुनना है, बाकी सब कुछ हम लिखकर आपको नोट्स में दे देंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है? क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो 2011 के अनुसार पूछे तो सबसे अधिक साक्षर तो केरल है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है भारत का कौन तीसरा सर्वाधिक बताना है। पहला तो केरल, ये सब आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला दे तो दोनों में से यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 पर आएगा केरल। क्या आएगा? केरल, जहाँ पर साक्षरता प्रतिशत 94 है। दूसरे स्थान पर आएगा केरल के बाद लक्षद्वीप। केवल देखिए राज्य में हम तुलना नहीं कर रहे हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में तुलना कर रहे हैं। तो दोनों में सबसे ऊपर आएगा केरल, दूसरे स्थान पर आएगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप में 91.8% लगभग है लक्षद्वीप में। तीसरे स्थान पर आता है मिजोरम, तीसरे स्थान पर आता है मिजोरम। ठीक है, जहाँ पर कितना है 91.33%। फिर गोवा आता है और त्रिपुरा, फिर इस तरह से। तो तीसरा सर्वाधिक पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? मिजोरम। और सबसे कम तो आप सभी जानते हैं अपना बिहार का है। वस्तु को सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराना डंपिंग की परिभाषा क्या है? आपको क्वेश्चन देखकर अंदाजा लग रहा होगा कि बिल्कुल इसी प्रकार से एएसआई में क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के संदर्भ में ये डंपिंग जो है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी देश के एक निर्माता द्वारा, फिर से सुन लीजिए, किसी देश के एक निर्माता द्वारा किसी उत्पाद का या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या इसकी उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश को बेच देना या किसी दूसरे देश में निर्यात कर देना, इसी को कहा जाता है डंपिंग। तो आइए ऑप्शन को चेक करते हैं। देश की वस्तु की बाजार मूल्य से प्रदेश यानी कि विदेश में उत्पादन खर्च से कम मूल्य में बिक्री कर देना, तो यही है आपका डंपिंग का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के संदर्भ में। ठीक
ठीक है, देश की जो वस्तु है बाजार में जितना मूल्य है उस मूल्य से कम मूल्य में, ठीक है, दूसरे देश में जो उत्पादन में जो लागत हुआ है उससे कम मूल्य में बिक्री कर देना ही क्या कहलाता है? डंपिंग कहलाता है। अच्छा, GATT ये क्या है? अब ये वर्तमान में नहीं है, इसके स्थान पर अब ये है WTO। क्या है? WTO, जिसकी स्थापना 1995 में किया गया था। इसी WTO का पुराना नाम क्या है? GATT। WTO बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में स्थित है। चलिए, भारतीय मुद्रा के 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? और आपको फिर से बता देते हैं, आप लोग देरी मत कीजिए, ठीक है। इसका एग्ज़ाम जो है बहुत ही जल्द हो जाएगा। आप जानते हैं इसका समय भी आ गया है, तो आप लोग टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। बिल्कुल आपके पास समय नहीं है, कोर्स को ले सकते हैं और फटाफट से आप लोग रिवीजन कीजिए और डेली क्लास को कीजिए। साथ में आपको लूसेंट बुक को जरूर पढ़ना है। लूसेंट से अच्छा बुक आपको कोई मिल ही नहीं सकता है। तो भारतीय मुद्रा के 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? चलिए, आंसर है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का। और 1 रुपया से जो ऊपर नोट होता है उस पर RBI का हस्ताक्षर होता है। किस पर? RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है 1 रुपया को छोड़कर। अन्य सभी नोटों पर भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अच्छा, RBI के वर्तमान में गवर्नर अगर पूछ ले कौन है तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI के गवर्नर है। RBI की बात करें तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ पर है? तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि क्या कहलाती है? अब देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छा से आपको समझाते हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति यानी मुद्रा का जो वैल्यू है उसमें गिरावट आ जाती है और जो वस्तु है उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों ने मार्केट किया होगा, आलू का एग्जांपल लेते हैं हम। किसका लेते हैं? आलू का, ठीक है। मान लीजिए अभी आलू आप खरीद रहे हैं 25 रुपया किलो। 1 केजी आलू का दाम कितना है? 25 रुपया। मार्केट में जब आलू उपलब्ध है तो नॉर्मल रेट है 25, लेकिन आपने देखा होगा अचानक आलू या टमाटर का क्या होता है? शॉर्टेज हो जाता है, यानी मार्केट में नहीं मिलने लगता है। तो आपने देखा होगा जो 25 रुपया मिलता था डायरेक्ट 50 रुपया हो जाता है, ठीक। अब ये जो 25 रुपया का है इसका वैल्यू क्या हो गया? गिरावट। यानी 25 रुपया में जो सामान मिलता था 1 केजी आलू वो अब नहीं मिलेगा। इसका मतलब 25 रुपया का कोई वैल्यू नहीं रहा, आलू का प्राइस बढ़ गया है। वही बोला गया है मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट, यानी 25 रुपया जो वैल्यू था वो गिर गया। यानी 25 रुपया में अब आपको 1 केजी आलू नहीं मिलेगा और वस्तु के मूल्य में स्तर में वृद्धि या आलू के मूल्य में वृद्धि हो गया। तो ऐसा जब स्थिति मार्केट में आता है उसको बोला जाता है इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति। आपने बहुत बार देखा होगा टमाटर प्याज आलू में अचानक क्या होता है? दाम बढ़ जाता है, तो मुद्रास्फीति ही कहलाता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है? तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, एलन ग्रीनस्पैन। ये क्या है? प्रसिद्ध एक अमेरिकी अर्थशास्त्री है। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? और जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। भारत सरकार के योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन है? देखिए, वर्तमान में तो योजना आयोग अब है नहीं। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना था, लेकिन वर्तमान में अब इसको समाप्त करके बना दिया गया। इसी के स्थान पर नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया और इसके जो अध्यक्ष होते हैं खुद प्रधानमंत्री होते हैं।
तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वैट का पूरा नाम क्या है? VAT, ये एक प्रकार का टैक्स है। जिस प्रकार GST है उसी प्रकार एक प्रकार का टैक्स होता है वैट। तो आपको बताना है इसका मतलब क्या है। तो VAT इसका मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, और ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो जिस प्रकार से GST अप्रत्यक्ष कर होता है उसी प्रकार वैट भी क्या है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। GST की बात करें तो भारत में GST कब लागू हुआ था? तो आप सभी जानते हैं 2017, 1 जुलाई 2017 से भारत में GST लागू हुआ था। अच्छा, GST पंजीकरण में कितने अंक होते हैं? तो टोटल 15 अंक होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, आप लोग कमेंट करके बताइए, भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? विश्व में GST पूछे कहाँ पर लागू हुआ था? तो सबसे पहला देश था फ्रांस। निम्न में से कौन से बैंक ने अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड रखा? आंसर है UTI बैंक। अच्छा, एक बैंक है SBI, इसका पुराना नाम पूछे क्या है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पुराना नाम था SBI का। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से SBI कब बना? तो 1955 में। तो ये पूछा जाता है SBI की स्थापना कब हुई? तो 1955 में। ठीक है, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। नाबार्ड बैंक पूछा जाता है जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है, नाबार्ड बैंक, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड में पैन का मतलब क्या है? बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो पैन कार्ड की बात करें, इसका होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, आता है एग्जाम में। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन का मतलब होता है। एक पूछा था IFSC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैंकिंग प्रणाली में होता है IFSC कोड, तो इसका होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, डैश का अवलोकन है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए। यानी किस योजना का ये अवलोकन है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए? बहुत ही सिंपल है, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, इसी का अवलोकन है कि देश के हर व्यक्ति के पास कम से कम एक खाता जरूर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पानी में डूबी हुई छड़ी किस अद्भुत घटना के कारण मुड़ी या झुकी हुई प्रतीत होती है? साथियों, डेली शाम 6 बजे आपका बिल्कुल इसी प्रकार से GK और साइंस का प्रैक्टिस सेट चलेगा जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो इसका आंसर होगा अपवर्तन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। प्रकीर्णन के कारण समुद्र का नीला दिखाई पड़ना, आकाश का नीला दिखाई पड़ना, ये प्रकीर्णन के कारण होता है। हीरा का चमकना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। पानी के अंदर की वस्तुओं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सोनार। क्या कहलाता है? सोनार। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है सोनार का, तो आप लोग लिख लीजिए या फिर सुन लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, रेटिना पर बनता है। इसी को हिंदी में कहा जाता है दृष्टिपटल। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? तो एक यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, दूसरा विद्युत को यांत्रिक में। तो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो आपका जनरेटर।
इसको आपको कैसे याद रखना है, तो जनरेटर आपने देखा होगा फंक्शन में जो होता है शादी विवाह के फंक्शन में, तो उसको जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए किसी मशीन की आवश्यकता पड़ती है, यानी जो जनरेटर आगे लगा होता है, ठीक है, जनरेटर जो आगे लगा रहता है इसको पहले घुमाना पड़ता है। तो जब जनरेटर घूमता है तो इससे करंट निकलता है, तो घुमाना आपका हो गया यांत्रिक ऊर्जा, और जब करंट निकलता है तो वो आपका विद्युत ऊर्जा। तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, जबकि जो पानी वाला मोटर है या पंखा का मोटर है वो कैसे काम करता है, तो इसमें सबसे पहले हमको करंट देना पड़ता है, तो ये घूमता है, तो करंट देना विद्युत, और जब घूमने लगा तो वो आपका यांत्रिक। तो विद्युत को यांत्रिक मोटर, लेकिन यांत्रिक को विद्युत जनरेटर या फिर डायनेमो। चलिए, जब एक व्यक्ति तेज प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तब कुछ क्षणों के लिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता। आपने देखा होगा, आपने महसूस भी किया होगा, आहिस्ता से लेकिन धीरे धीरे उसे दिखाई देने लगता है। ये क्यों होता है, तो ये ऐसा होता है परितारिका सिकुड़ जाती है, इसीलिए होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ क्षण के बाद क्या होता है, वस्तु दिखाई देने लगता है धीरे धीरे, और ये होता है परितारिका सिकुड़ने के कारण। परितारिका को इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है, आइरिस, और रेटिना को हिंदी में दृष्टिपटल। कांसा एक मिश्र धातु है, तो कांसा जो है कॉपर और टीन के मिश्र धातु से बनता है। कॉपर और जिंक के मिश्रण से पीतल बनता है। क्या बनता है, पीतल। इसके लिए एक ट्रिक है, आपको ध्यान रखना है। पीतल जैसे बोले तो आपको पिताजी याद रखना है, पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, ज से जिंक। तांबा बोले तो कॉपर, जिंक बोले तो जस्ता। तो कॉपर और तो तांबा और जिंक से बनता है पीतल, कॉपर और टीन के मिश्रण से बनता है कांसा, ठीक है। तो कॉपर और जिंक के मिश्रण से पीतल बन गया, लेकिन इसी में अगर हम निकेल मिला दें तो ये बन जाता है जर्मन सिल्वर। क्या बन जाता है, जर्मन सिल्वर। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, कांसा की बात करें तो इसमें कितना प्रतिशत कॉपर और कितना प्रतिशत टीन होता है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो इसमें 88% क्या होता है, कॉपर होता है कांसा में, और 12% क्या होता है, टीन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। परमाणु संख्या 20 के एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो सबसे पहले परमाणु संख्या 20 किसका होता है, तो कैल्शियम का होता है। कितना, 20, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, फिर 8 और 2, 2, 8, 8, 2। यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है। सोडियम का पूछे तो इसका 11 होता है परमाणु क्रमांक, और विन्यास 2, 8, 1। क्लोरीन का भी पूछा जाता है, इसका 2, 8, 7। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, डैश के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल में किया जाता है। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, इसका नाम होता है विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है CaOCl2, और इसका इस्तेमाल पेयजल में होता है किस रूप में, तो इसका आंसर है रोगाणुनाशक के रूप में। अच्छा, इसका रासायनिक नाम पूछे, कैल्शियम यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है इसका रासायनिक नाम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चलिए, हंसाने वाली गैस कौन सी है बताइए। तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, ये हास्य गैस का सूत्र है। अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया किसके कारण होता है। तो फाइलेरिया जो है ये किसके कारण होता है, मच्छर के कारण, ठीक है। कौन सा मच्छर, मच्छर का नाम पूछे तो क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है फाइलेरिया। एक होता है मलेरिया, जो कि प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है, जिसके कारण मलेरिया होता है। लेकिन मलेरिया के लिए जिम्मेदार मच्छर पूछे तो उसके लिए है मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। देखिए, जीवाश्म ईंधन होता क्या है, तो मृत जीवों के
अवायवीय अपघटन के रूप में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जो ईंधन तैयार होता है उसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। और ये तैयार होने में क्या लगता है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है जीवाश्म ईंधन को तैयार होने में। जैसे कि आपका प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, इन सभी के निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो लकड़ी तो होगा नहीं, पवन भी नहीं होगा, यूरेनियम भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब आज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है गला में, ठीक है, तो कल से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चलेगा। और नंबर फिर से लिखा देते हैं 9631887058। इस पर मैसेज करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं।